हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गायत्री कॉलेज सांचौर द्वारा संचालित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज की इस ऑनलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन ईस्ट इन स्पेशल फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शंस। टॉपिक क्या है हमारा? ईस्ट, जिसे सैक्रोमाइसिस सेरेविसी कहते हैं, में प्रजनन। और ये प्रजनन किसके संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं हम? कायिक प्रजनन। वेजिटेटिव का मतलब कायिक प्रजनन होगा। आज का ये टॉपिक बीएससी और बीएससी बीएड पार्ट फर्स्ट के लिए है। सब्जेक्ट बॉटनी है और पेपर सेकेंड पेपर है। ईस्ट की कायिक संरचना कैसी होती है, तो हमने ये जानकारी पाई थी इससे पहले पढ़े गए लेक्चर्स के अंतर्गत। उसमें हमने क्या देखा था, पढ़ा क्या था कि ईस्ट जिसे सैकेरोमाइसिस सेरेविसी के नाम से जाना जाता है, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। इसे शर्करा कवक भी कहते हैं। इसके अलावा बीवर्स ईस्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक कोशिकीय कवक है जो क्लास एस्कोमाइसिटिस का सदस्य है। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन से बनी हुई होती है और ग्लाइकोजन नामक पदार्थ रिजर्व फूड के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग मदिरा निर्माण करने में, जाइमेज और इन्वर्टेज जैसे एंजाइमों के संश्लेषण में किया जाता है। तो ईस्ट एक कोशिकीय कवक होते हुए भी आर्थिक महत्व की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना हमने इससे पहले पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। और ये किसके संदर्भ पढ़ रहे हैं? प्रजनन के संदर्भ में। आखिर ईस्ट कौन सी क्रियाओं के द्वारा या कौन से जनन के द्वारा अपनी संतति को निर्मित करता है, अपना अस्तित्व बनाए रखता है? तो अन्य कवकों की भांति ईस्ट में भी कायिक जनन और लैंगिक जनन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो कितने प्रकार से जनन करेगा ये? दो प्रकार से, कायिक और लैंगिक जनन। कायिक जनन में कौन कौन सी विधियाँ होगी, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और लैंगिक जनन कैसे करेगा उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ईस्ट में कायिक प्रजनन मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला प्रकार बडिंग के द्वारा, बडिंग को हिंदी में मुकुलन कहते हैं, तो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। दूसरा होता है फिजन या विखंडन के द्वारा। और तीसरी विधि होती है, उसको नाम देते हैं एंडोस्पोर के द्वारा। सबसे सामान्य रूप से पाया जाने वाला कायिक जनन है वो बडिंग के द्वारा है। बडिंग को हिंदी में क्या नाम देंगे? उसको मुकुलन। किसको कहते हैं? मुकुल द्वारा प्रजनन करने की प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। अब ये प्रक्रिया होती कैसे है? तो ये एक सामान्य से ईस्ट कोशिका है। इससे ईस्ट सेल, इससे बड का निर्माण होगा। इसलिए इस कोशिका को पेरेंट सेल या पैतृक कोशिका के नाम से जाना जाता है। कौन सी कोशिका? पेरेंट सेल। बडिंग के दौरान सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले इसके अग्रभाग से एक ऊर्ध्व विकसित होता है, एक उभारनुमा आउटग्रोथ विकसित हुई। इस आउटग्रोथ को नाम देते हैं बड। क्यों हुई? क्योंकि इसमें जीवद्रव्य में परिवर्तन के फलस्वरूप हुआ। एक तरफ जीवद्रव्य जैसे सॉल्ट और जैल में बदलता है, उस प्रकार से सॉल्ट में बदलने पर एक तरफ दबाव लगता है, फलस्वरूप एक उभार विकसित होता है। इस उभार में थोड़ा सा जीवद्रव्य ट्रांसफर हो जाता है और उसी दौरान इसके अंदर पेरेंट सेल में पाया जाने वाला केंद्रक न्यूक्लियस भी समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है। और कितने भागों में डिवाइड होता है? 2 में। ये विभाजित होता हुआ
केंद्रक है। जैसे ही अतिवर्ती विकसित हो जाती है तुरंत प्रभाव से केंद्रक भी विभाजित होना प्रारंभ हो जाता है। और विभाजित होने के बाद में दो केंद्रक बनते हैं। कितने बनेंगे? दो। एक केंद्रक ये रहा और दूसरा केंद्रक ये। एक केंद्रक तो ट्रांसफर होता है बड में और दूसरा केंद्रक रहता है उसी पेरेंट कोशिका में। तो कितने केंद्रक बने थे? दो। एक तो गया आउटग्रोथ में या बड में और दूसरा रह गया उसी पैत्र कोशिका में। केंद्रक विभाजन और केंद्रक गमन के पश्चात, गमन का ट्रांसफर हो रहा है, गमन के पश्चात होगा क्या? इस बड और इस पेरेंट कोशिका के मध्य एक पट का निर्माण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप द्विध्रुवीय रूप से ये दोनों सेल्स एक दूसरे से पृथक हो जाती है। हालांकि ये बड अभी भी इस इष्ट कोशिका से जुड़ी हुई है और जैसे ही बड का निर्माण पूरा हो जाता है बड इस पेरेंट सेल से अलग हो जाती है। तो ये क्या बन गई? बड। इसको नाम देते हैं मुकुल। ये मुकुल आगे जाकर के नई इष्ट कोशिका का निर्माण करता है, इसलिए ये डॉटर सेल्स के रूप में भी जानी जाती है। एक पुत्री कोशिका का निर्माण हो गया और ये जो कोशिका है वो अभी भी कौन सी कोशिका के रूप में कार्य कर रही है? पेरेंट सेल के रूप में। ये तो बात हुई इसके पृथक होने पर। अब पृथक होने के बाद में कैसे पता लगेगा कि इस इष्ट कोशिका जो पेरेंट सेल थी उसकी इस जगह से बड का निर्माण हुआ, इससे हुआ, यहाँ से हुआ कि यहाँ से हुआ कहाँ से? इसके लिए कुछ सिम्टम्स पेरेंट सेल्स पे भी रहते हैं और बड पे भी रहते हैं। जिस स्थान से बड विकसित हुई थी और फिर पृथक हुई उस स्थान पर एक उत्तलाकार संरचना अवशेषी रूप में पाई जाती है। कैसी संरचना? उत्तलाकार, उत्तल संरचना, उभरी हुई संरचना होती है। और किसका निर्माण किया था? बड का निर्माण किया था। इसीलिए इस संरचना को नाम देते हैं बड स्कार। क्या कहेंगे इसको? बड स्कार नाम देते हैं, मुकुल अवशेषी संरचना। ये बड किस भाग से अपने पेरेंट सेल से जुड़ी हुई थी? इस भाग से जुड़ी हुई। पता कैसा लगेगा? तो जिस जगह से जुड़ी होती थी उस स्थान पे अवतलाकार, कैसा? ये तो कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, तो अवतलाकार एक सतह बनती है, अवशेषी संरचना शेष रहती है। क्योंकि इसी संरचना के द्वारा ये जुड़ा हुआ था, इसी से इसका जन्म हुआ, इसीलिए उसको नाम देते हैं बर्थ स्कार। कई बार प्रश्न पूछा जाता है बर्थ स्कार क्या होता है, बर्थ स्कार क्या होता है? तो बर्थ स्कार किसको कहेंगे? इष्ट कोशिका के जिस क्षेत्र से मुकुल का निर्माण हुआ है, पृथक हुआ है, उस स्थान पर उत्तलाकार उबारनुमा अवशेषी संरचना पाई जाती है, इसको बर्थ स्कार कहते हैं। और बर्थ स्कार किसको कहेंगे? बड अथवा पुत्री कोशिका में जो मुकुलन के द्वारा निर्मित हुई है कि अग्र भाग पर या उस भाग पर एक अवतलाकार संरचना पाई जाती है, जिस स्थान से वो अपने पैतृक कोशिका से जुड़ा हुआ था, बर्थ स्कार कहलाता है। अब ये बड या डॉटर सेल्स पृथक होकर के अपने जीव द्रव्य और आकार में वृद्धि करता है, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे ये पैतृक कोशिकाओं के समान आकार ग्रहण कर लेता है। अब कभी कभी क्या होता है कि ये बर्ड सेल या बर्ड जिसको मुकुल कहते हैं, वो इस पैतृक कोशिका से पृथक नहीं होता है। क्या नहीं होगा? पृथक नहीं होगा, बल्कि उसी के स्थान से ही जुड़ा रहता है। तो फॉर एग्जांपल ये बर्ड है वो यहाँ से जुड़ी हुई है, अभी भी पृथक नहीं हुई, लेकिन इसमें जीव द्रव्य का अलग अलग है, जीव द्रव्य अलग अलग है और दोनों का केंद्रक अलग अलग है। अब ये पुत्री कोशिका भी मुकुलन के द्वारा जनन करना प्रारंभ करती है। ये तो इससे डेवलप हुई है, होना क्या था? इससे पृथक होना था, लेकिन नहीं हुआ, इसी से जुड़ी हुई है। और फिर ये इस भाग से फिर एक पुत्री कोशिका का निर्माण कर देते हैं। इसमें भी सेम के सेम इसी प्रोसेस के द्वारा केंद्रक विभाजित होकर ट्रांसफर होता है और एक नई पुत्री कोशिका का निर्माण हो जाता है। हो गया? तो कितनी बन गई? एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये, तीन हो गई। ये पुत्री कोशिका भी पृथक होनी थी, नहीं हुई, फिर ये वापस
एक नई बर्ड का निर्माण कर देते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, क्या हो क्या रहा है, ये हो ये रहा है कि मुकुलन के द्वारा बने हुए मुकुल या बर्ड पृथक होनी थी, लेकिन पृथक नहीं हो करके उसी पैतृक कोशिका से जुड़ी होती है और फिर बडिंग करने की क्रिया प्रारंभ कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप सभी कोशिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये पैतृक थी, ये दूसरी कोशिका, ये तीसरी कोशिका, ये चौथी कोशिका, सभी कोशिका एक दूसरे से जुड़ी हुई है और जुड़ी होने के कारण एक लंबे तंतु का निर्माण करते हैं। कवकों में पाए जाने वाली इस संरचना को कवक तंतु कहते हैं। तो कवक तंतु तो बना नहीं बना, क्योंकि ये तो एकल कोशिकीय संरचना है। ये तो बाई चांस इस प्रकार की परिघटना संपन्न हुई है तो एक कवक तंतु बना हुआ है। अब कवक तंतु आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनेगा, कवक जाल। तो बहुत सारे ईस्ट समूह के अंतर्गत बडिंग द्वारा इस प्रकार के कवक तंतु का निर्माण कर दिया और कवक जाल जैसी संरचना का निर्माण कर दिया, तो इसको क्या हम कवक जाल कह सकते हैं। अब कहना ही पड़ेगा जब जाल जैसी संरचना बनेगी, लेकिन ये वास्तविक कवक जाल नहीं बना, उसको हम नाम देंगे आभासी कवक जाल। कौन सा कवक जाल बना, आभासी, या फिर इसको हम नाम देते हैं स्यूडो माइसीलियम। कई बार प्रश्न आता है ये स्यूडो माइसीलियम क्या होता है, किसमें पाया जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो किसमें पाया जाता है, ईस्ट कोशिका के अंतर्गत पाया जाता है। बडिंग के बारे में समझने के पश्चात अब हम पढ़ते हैं कि ईस्ट में विखंडन विधि के द्वारा जनन कैसे होता है। मुकुलन द्वारा जनन करने वाली कोशिकाएं सबसे पहले अपने आकार में वृद्धि करता है, जिसके कारण ये गोलाकार से दीर्घाकार या लंबी हो जाती है। लंबी होने वाली कोशिका ही हमेशा फिजन के द्वारा रिप्रोडक्शन की क्रिया को संपन्न करेगा। तो इस कोशिका को क्या कहते हैं हम, पेरेंट सेल कहते हैं। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले इसका केंद्रक न्यूक्लियस है, हो न्यूक्लियस इंट्रा न्यूक्लियर डिवीजन के द्वारा, कौन सा डिवीजन, इंट्रा न्यूक्लियर डिवीजन, अंतर केंद्र की विभाजन के द्वारा विभाजित होकर के दो केंद्रकों का निर्माण करते हैं। इन दोनों केंद्रकों को पुत्र केंद्र कहते हैं। अब ये क्रिया लगभग मध्य से प्रारंभ होती है और इसी दौरान इस लंबी हुई इस कोशिका के मध्य भाग, पार्श्व भाग पर धीरे धीरे अंदर की ओर संकोचन होना प्रारंभ होता है। एक खांच विकसित होती है अंदर की ओर, जैसे ये खांच। अब ये खांच धीरे धीरे अंदर की ओर बढ़ना प्रारंभ होगी, ये इस तरफ आएगी और ये इस तरफ, दोनों एक दूसरे के विपरीत बढ़ती है। और विपरीत खांच बढ़ने के कारण दोनों केंद्र के एक केंद्र ऊपरी भाग की ओर गमन करता है, दूसरा केंद्र के दूसरे भाग की ओर गमन करना प्रारंभ कर देता है। इसके बाद में जैसे ये खांच एक दूसरे से मिलती है तो इनके बीच में एक पट का निर्माण हो जाता है। इस पट को नाम देते हैं अनुप्रस्थ पट, या फिर इसको नाम देते हैं ट्रांसवर्स सेप्टा। एक पट बन गया। अब पट के विघटित होने से दोनों भाग एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। जैसे ऊपर भाग अलग अलग हो गया, दूसरा भाग अलग हो गया। इन दोनों कोशिकाओं को अब नाम देते हैं डॉटर सेल, या हम इसको नाम लेंगे पुत्री कोशिका। कितनी कोशिकाओं का निर्माण हो गया, दो कोशिकाओं का निर्माण हुआ। अब इस प्रोसेस को हम फिजन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि फिजन के अंतर्गत सबसे पहले केंद्रक विभाजित होकर के दो केंद्रक बनाते हैं और फिर एक खांच बनती है, खांच के द्वारा दोनों भाग पृथक पृथक हो जाते हैं। जबकि खंडन होता तो ऐसा नहीं होता, खंडन में डायरेक्ट कोशिका टूटती दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसका मतलब उस प्रोसेस में क्या नहीं हुआ, केंद्रक का विभाजन नहीं हुआ। ये एक बेसिक अंतर है जो याद रखने की आवश्यकता होती है। दोनों पुत्री कोशिकाएं स्वतंत्र होकर के अपने आकार में वृद्धि करके पेरेंट कोशिकाओं की तरह कार्य करना प्रारंभ कर देती। तो ये था बाइफिजन के द्वारा। एक और जनन की प्रक्रिया जिसके द्वारा ईस्ट कोशिका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करता है वो होता है एंडोस्पोर। हिंदी में इसको नाम देते हैं अंतबीजाणु।
क्या कहेंगे, अंतःबीजाणु होता है कैसे है। सिंपल सी प्रोसेस होती है, प्रतिकूल या इनफेवरेबल कंडीशन के अंतर्गत ईस्ट एंडोस्पोर के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है। अब करेगा कैसे, जैसे सिंपल प्रोसेस के अंतर्गत हम समझ लेते हैं इसको। एक ईस्ट कोशिका है, अब इस ईस्ट कोशिका के लिए कंडीशन कैसी बन गई, इनफेवरेबल बन गई। तो सबसे पहले क्या करेगा, इसका केंद्र क्या है वो विभाजित होगा। क्या होगा, केंद्र विभाजित होगा। और कितने केंद्र बनेगा, 4 केंद्र बनेगा। फिक्स है ये, कितने बनेंगे, 4। अब इसका जीवद्रव्य विखंडित होगा और प्रत्येक केंद्र के चारों ओर जम जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार से जीवद्रव्य विखंडन होता है कि प्रत्येक खंड में एक केंद्रक पाया जाता है। इन केंद्रकों या इन खंडों के चारों ओर कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो कितने बन गए, ये 4 बन गए। अब ये कोशिका भित्ति मोटी कोशिका भित्ति हो जाती है, और जब मोटी कोशिका भित्ति होगी तभी ही वो प्रतिकूल परिस्थितियों से सुरक्षित रह पाएगा, अन्यथा नहीं। पहले क्या हुआ, केंद्र विभाजन, 4 केंद्र बने, फिर जीवद्रव्य विखंडन, 4 खंड बने। प्रत्येक खंड में कितना केंद्र था, 1। अब इसके चारों तरफ क्या बने, एक मोटी कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ। मोटी कोशिका भित्ति युक्त अब इन कोशिकाओं को एंडोस्पोर अथवा अंतःबीजाणु के नाम से जानते हैं। ये तब तक वातावरण में बने रहेंगे जब तक परिस्थिति प्रतिकूल है। जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आती है तुरंत प्रभाव से ये अंतःबीजाणु इस प्रकार का एक उबार विकसित करता है। सबसे पहले कोशिका भित्ति विघटित होगी, फिर क्या बनेगा, उबार। और उबार बनने के बाद में फिर एक नई ईस्ट कोशिका बनी। इसका मतलब कौन सी विधि के द्वारा उसने जन्म किया, सीधी सी बात है, मुकुलन के द्वारा। हम ये कह सकते हैं आसानी से कि प्रतिकूल परिस्थिति जब तक रहती है तब तक एंडोस्पोर ईस्ट कोशिका को सुरक्षित रखता है। और जैसी प्रतिकूल परिस्थिति समाप्त हो जाती है, अनुकूल परिस्थिति आती है, तुरंत प्रभाव से वो मुकुलन के द्वारा प्रजनन करके नई ईस्ट कोशिका का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से हमने आज इस टॉपिक का नाम क्या था, रिप्रोडक्शन ईस्ट स्पेशल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के संदर्भ में हम पढ़ रहे थे। तो इस कायिक प्रजनन में हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो पढ़ा सबसे पहले मुकुलन विधि के द्वारा, दूसरा पढ़ा विखंडन विधि के द्वारा, और तीसरा पढ़ा एंडोस्पोर के द्वारा। आप इस वीडियोज़ को देखते हुए इसके साथ साथ में नोट्स बनाते जाइए। इसके अंतर्गत आपको सुव्यवस्थित और नामांकित डायग्राम बनाना और उसके बाद फिर अपने शब्दों में उसको लिखना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन ईस्ट, लेकिन वो पढ़ेंगे कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नमस्कार, थैंक यू।